Hi everyone. So today we are going to study about All for Love, which is written by John Dryden. यहाँ पे मैं आपको स्टार्टिंग से इसका इंट्रोडक्शन एंड देन उसके बाद इसकी समरी, कैरेक्टराइजेशन, थीम्स, क्रिटिकल एनालिसिस एंड ये सारी चीज़ें जो है स्टोरी के बारे में बताऊंगी। ये एक हीरोइक ट्रेजेडी है, ओके। तो क्या होता है, कैसे होता है एंड जॉन ड्राइडन के बारे में भी यहाँ पे हम पढ़ेंगे। तो ये प्रिंटेबल फॉर्म में है, तो इसको आप चाहें तो यहाँ पर रीड करके जो है इजीली आपको अंडरस्टूड हो जाएगा एंड देन आपके एग्जाम में आप डायरेक्टली इसको पोर्ट्रे कर लेंगे क्योंकि इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो ऑल फॉर लव, जॉन ड्राइडन। इंट्रोडक्शन। सो All for Love is a heroic tragedy written by John Dryden in 1677. It is considered one of his finest dramatic works and is a retelling of the tragic love story of Antony and Cleopatra, famously depicted earlier by Shakespeare. सो ऑल फॉर लव एक हीरोइक ट्रेजेडी है जिसे जॉन ड्राइडन ने लिखा था 1677 में, और इसे वन ऑफ हिज फाइनेस्ट ड्रामेटिक वर्क्स, मतलब सबसे जितने भी उन्होंने ड्रामा लिखे हों उसमें से वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट फेमस, ठीक है, उनमें से एक कहा जाता है ये, जिसका जिसका जो किसकी लव स्टोरी बताई गई है इसमें, एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा की लव स्टोरी इसमें बताई गई है, जो फेमसली डिपिक्टेड बाय शेक्सपियर। मतलब एक्चुअली ये ड्रामा अगर आप पढ़ना चाहते हैं ऑल फॉर लव, तो इसके लिए आपको शेक्सपियर का लिखा हुआ एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसी के जो कैरेक्टर्स हैं उन्हीं को इसमें पोर्ट्रे किया गया। जॉन राइडन ने शेक्सपियर का एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा के कैरेक्टर्स को अपने प्ले में यूज़ किया है एंड उनके स्टोरी के बारे में बताया गया है। तो अगर आप एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा जो शेक्सपियर ने लिखा है, अगर उसको आप पहले पढ़ के आएंगे तो ये आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। Now let's move ahead. Unlike Shakespeare's Antony and Cleopatra, Dryden's play focuses more tightly on the last hours of the lover's life, emphasizing themes of love, honor, loyalty, and political duty. तो शेक्सपियर के एंटनी एंड क्लियोपैट्रा में पूरा दिया हुआ था कि कैसे वो लोग मिले, क्या उनके बीच में हुआ, कैसे में लव अफेयर चला। बट हियर ये जो ड्राइडन का प्ले है, यहाँ पे उन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस उनके लास्ट टाइम पे किया है कि आखिरी टाइम पे उनके साथ क्या हुआ एंड किस तरीके से उनकी एंडिंग हुई। तो इस एंडिंग को जो है जॉन ड्राइडन ने बताया गया, जिसमें उनकी थीम्स में लव, ऑनर, लॉयलिटी एंड पॉलिटिकल ड्यूटी को दिखाया गया है। ड्राइडन हिमसेल्फ कॉल्ड इट अ प्ले रिटन इन इमिटेशन ऑफ शेक्सपियर स्टाइल। ड्राइडन इस प्ले को खुद ही बोलते हैं कि मैंने इसको शेक्सपियर की स्टाइल में इमिटेट या नकल करने की कोशिश की है, बट ही स्ट्रक्चर इट विद मोर क्लासिकल यूनिटीज। बट इन्होंने उसमें और भी ज़्यादा जो अपनी तरफ से ऐड किया है वो है टाइम, प्लेस, एक्शन, विच वर फैशनेबल इन द न्यू क्लासिकल पीरियड। Now, the play reflects Dryden's mature phase as a playwright, moving away from the elaborate, artificial, rhymed heroic plays toward a more natural emotional styles using blank verse. तो ये बेसिकली जो प्ले है वो लिखा गया है ब्लैंक वर्स में। ब्लैंक वर्स क्या होता है, जिसमें राइम्स या रिदम्स का यूज़ नहीं होता। जैसे हम कोई पोएम पढ़ते हैं उसमें लास्ट में रिदमिक वर्ड्स होते हैं, राइमिंग वर्ड्स होते हैं, तो इसमें ब्लैंक वर्स में राइम या रिदमिक वर्ड्स नहीं होते हैं। It was written during a time when Dryden was England's poet laureate and held a prominent place in Restoration literature. तो ये Restoration period के टाइम पर लिखा गया है। Restoration period बेसिकली जब यूरोप में हम देखेंगे कि नया नया गद्दी संभाली थी चार्ल्स ने, किंग ने वहाँ पे, ओके। तो दैट टाइम पीरियड इज नोन एज रेस्टोरेशन पीरियड, और उस टाइम के काफ़ी फेमस पोएट थे जॉन ड्राइडन, तो उनकी काफ़ी प्रेस्टिजियस पोस्ट थी जब उन्होंने इस प्ले को लिखा था। नाउ ये इंट्रोडक्शन था। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट ऑथर जॉन ड्राइडन। सो उनका बर्थ हुआ था 1631 में एंड उनका डेथ हुआ था 1700 में। सो जॉन ड्राइडन वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्लिश राइटर ऑफ द 17th सेंचुरी। वो 17th सेंचुरी के सबसे फेमस राइटर थे, पोएट थे, प्ले राइट थे, क्रिटिक थे एंड ट्रांसलेटर थे। ऑल्सो उनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म, ओके। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि उनको फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म बोला जाता है। एंड द लीडिंग लिटरेरी फिगर ऑफ द रेस्टोरेशन पीरियड, मतलब रेस्टोरेशन पीरियड का लीडिंग कैरेक्टर थे। उस समय इनके ड्रामाज लीड कर रहे थे, काफ़ी फेमस थे ये। बॉर्न इन एल्विंकल, नॉर्थएम्पटनशायर, ड्राइडन जो उनका बर्थ प्लेस है वो है नॉर्थएम्पटनशायर, एंड उनका जो एजुकेशन है वो है वेस्टमिंस्टर स्कूल में एंड ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में।
His early career coincided with the restoration of Charles. जब उनका अर्ली करियर स्टार्ट हुआ था तो उस समय रेस्टोरेशन पीरियड चल रहा था। चार्ल्स सेकंड जो है गद्दी पे बैठे थे, which brought a revival of theatre and arts after years of Puritan rule। तो उस टाइम पे थिएटर काफ़ी फेमस चल रहा था, तो इसलिए बताया जा रहा है ये सारी चीज़, जिससे हमें कंक्लूजन ये मिल रहा है कि उस टाइम पे वो काफ़ी फेमस थे। रेस्टोरेशन पीरियड के काफ़ी फेमस पोएट हैं जॉन ड्राइडन। ड्राइडन बिकेम फेमस बोथ फॉर हिज पोएट्री, वो अपनी पोएट्री के लिए भी फेमस है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है एनस मिराबिलिस, ये इनकी वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रिएशन है। एंड उनका जो प्लेज है जिसमें ऑल फॉर लव भी आता है, एंड उनका एक क्रिटिकल ऐसे है जिसका नाम है ऐसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी। तो ये उनकी कुछ राइटिंग्स हैं, एनस मिराबिलिस, ऑल फॉर लव एंड ऐसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी। वेरी लेट डाउन इन्फ्लुएंशियल आइडियाज अबाउट ड्रामा एंड पोएट्री, जहाँ पे उन्होंने ड्रामा और पोएट्री को और एक नया आयाम दिया। ओके, He was appointed poet laureate in 1668 और उनको poet laureate 1668 में बनाया गया। तो poet laureate एक उपाधि होती है जो poets को दी जाती है, basically one of the finest poets और dramatist और writers को दी जाती है। तो he was a poet laureate in 1668 and was also the first to hold the post of historiographer royal। ऑल्सो वो फर्स्ट है जिन्होंने हिस्टोरियोग्राफर रॉयल की भी, ये भी एक पोस्ट है जो उस समय वहाँ पे दी जाती थी। ये पोस्ट लेने वाले भी वो फर्स्ट है। नाउ ड्राइडन स्टाइल इज मार्क्ड बाय क्लैरिटी, बैलेंस एंड विट। विट मतलब दिमाग, बुद्धि। ओके, सो उनकी राइटिंग स्टाइल में क्लैरिटी होती थी, बैलेंस होता था और बुद्धि होती थी। बेसिकली मतलब दिमाग लगने वाली राइटिंग्स वो लिखते थे। न्यू क्लासिकल आइडल्स ऑफ ऑर्डर एंड रीजन, न्यू क्लासिकल एज का बेसिकली जहाँ पे टाइम, प्लेस और एक्शन के बारे में क्लियरली बताया गया हो, वो न्यू क्लासिकल एज कहलाती है। Though many of his plays fell out of fashion, his critical writings and some of his poems and translations, notably from Virgil and Juvenal, remain influential। उनके कुछ प्लेस आउट ऑफ फैशन थे और उनकी जो क्रिटिकल राइटिंग्स थी वो स्टिल काफ़ी इन्फ्लुएंस करती है लोगों को। मतलब आउट ऑफ फैशन होने के बाद भी उनकी राइटिंग्स ने काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है। इन हिज लेटर ईयर्स ड्राइडन कन्वर्टेड टू रोमन कैथोलिज्म। लास्ट में उनका जो लास्ट चल रहा था पीरियड, उनके जाने से पहले वो कन्वर्ट हो गए थे रोमन कैथोलिज्म में। उन्होंने अपना कन्वर्जन कर लिया था, कास्ट कन्वर्जन, विच कॉस्ट हिम हिज पब्लिक पोजीशन, जिसकी वजह से जो है उनकी पब्लिक पोजीशन को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। So now let's talk about his summary. So summary में All for Love is John Dryden's retelling of the tragic love story of Mark Antony and Cleopatra। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक रीटेलिंग है, मतलब शेक्सपियर ने जो ड्रामा लिखा था एंटनी एंड क्लियोपैट्रा, उसी को आगे इन्होंने बढ़ाया है और उनके लास्ट टाइम को, मतलब उनके जाने से पहले वाले टाइम को, उनके जो लास्ट टाइम है उसको यहाँ पे दिखाया गया है। So द प्ले इज एंटायरली इन अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट। तो प्ले का जो बेस लोकेशन है वो है अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट, जहाँ पे एंटोनी जो है एक रोमन जनरल है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि वहाँ का किंग है वो, ठीक है, इजिप्ट का। बट ही अबैंडन मतलब छोड़ देना। सो ही अबैंडन्ड हिज पॉलिटिकल ड्यूटीज, तो उसने अपनी पॉलिटिकल ड्यूटीज छोड़ दी हैं। इवन अपनी रोमन वाइफ, वो अपनी रोमन वाइफ जिसका नाम ऑक्टेविया है, ऑक्टेविया को भी वो छोड़ के आ चुका है। किसके साथ? क्लियोपैट्रा जो उसकी लवर है, उसके साथ रहने के लिए। As the Roman army led by Antony's former ally Ventidius prepares to confront him, Antony faces a deep internal conflict। अब क्योंकि रोमन आर्मी एक एंटोनिया का फॉर्मर अलाई है, मतलब एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि एंटोनी का काफ़ी अच्छा फ्रेंड है और आर्मी का लीडर भी है जिसका नाम है वेंटिडियस। सो दिस वेंटिडियस जो है जब कन्फ्रंट करने बोलता है एंटोनी को सामने, सो तब जाके बहुत सारे सिचुएशंस एंड सिनेरियोज होते हैं जिसके बारे में इस ड्रामा में बताया गया है। Ventidius tries to pull Antony back to his Roman honor and persuades Octavia। Ventidius यहाँ पे जो है समझाने आता है एंटोनी को कि तुम वापस चलो जहाँ से हम आए हैं, तुम अपने किंगडम में वापस चलो एंड वापस से ऑक्टेविया जो कि उसकी वाइफ है उसको अपना लो एंड एज अ हस्बैंड उसके साथ रहो एंड अपना ऑनर भी वापस लो। Torn between Octavia's forgiveness and Cleopatra's passions, Antony wavers but ultimately chooses Cleopatra। अब क्योंकि उसके पास दो ऑप्शन है, एक तो Octavia's forgiveness की इतना होने के बाद भी Octavia उसको वापस से अपनाने के लिए तैयार है, शी इज़ वेरी लॉयल, एंड जो क्लियोपाट्रा है वो भी काफ़ी पसंद करती है एंटनी को। बट अब क्योंकि वो काफ़ी कंफ्यूज है कि उसे किस तरफ जाना चाहिए, बट स्टिल वो लास्ट में क्लियोपाट्रा को ही चूज़ करता है।
हाउएवर मिसअंडरस्टैंडिंग, जेलसी एंड पॉलिटिकल मैनिपुलेशन, बाकी अब ड्रामा के बीच में काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, जेलसी, पॉलिटिकल मैनिपुलेशन देखने को मिलता है, स्पेशली बाय क्लियोपाट्रास सर्वेंट एलेक्सिस। स्पेशली यहाँ पे ये सब फीलिंग्स जो क्लियोपैट्रा का सर्वेंट है जिसका नाम है एलेक्सिस, ठीक है, इसके बारे में बताया गया है। बिलीविंग क्लियोपैट्रा हैज बिट्रेड हिम एंड थिंकिंग शी इज डेड, एंटनी फॉल्स ऑन हिज ओन स्वॉर्ड। लास्ट में ये दिखाया गया है कि क्लियोपैट्रा जो है एक्टिंग करती है मरने की, देखने के लिए कि अगर वो मरने की एक्टिंग करेगी तो एंटनी कैसे रिएक्ट करेगा। तो क्योंकि वो मरने की एक्टिंग करती है और जब एंटनी को ये पता चलता है कि शी इज डेड तो एंटनी भी अपने आप को तलवार मार के अपनी लाइफ को एंड कर देता है। When Cleopatra's find Antony dying, जब क्लियोपैट्रा को पता चलता है कि एंटनी मर रहा है तो उसका दिल टूट जाता है, वो भाग के आती है एंटनी के पास एंड आफ्टर डेथ वो भी चूज करती है क्योंकि मेरी वजह से ये हुआ तो वो चाहती है कि मैं भी मर जाऊंगी, तो शी चूजेस टू फॉलो हिम इन डेथ। तो वो चाहती है कि मैं भी इनको डेथ में फॉलो करूं, इनके साथ जाऊं। एंड क्लियोपैट्रा डाइज बाय द बाइट ऑफ एन एस्प। तो क्लियोपैट्रा भी अपने आप को एक पॉइजनस स्नेक से कटवा लेती है एंड वो भी उसके साथ खत्म हो जाती है, मर जाती है, ताकि स्वर्ग में, हेवन में दोनों साथ में जा सकें। सो लिविंग बिहाइंड अ स्टोरी ऑफ ट्रैजिक लव एंड लॉस्ट ऑनर, इसमें हम देख सकते हैं, इसलिए हम इसको हीरो ट्रेजेडी भी बोलते हैं क्योंकि इसमें एक ट्रैजिक एंडिंग हो रही है जहाँ पे दोनों लवर जो है डेड हो जा रहे हैं, दोनों का लाइफ एंड हो जाता है एंड जो ऑनर है, जो रेस्पेक्ट है, वो भी चली जाती है। नाउ कैरेक्टराइजेशन, तो हम इसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में समझते हैं। एक्चुअली ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि इसमें कैरेक्टर ज़्यादा नहीं है तो आपको इनके बारे में पढ़ने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं जाएगी। तो फर्स्ट मेजर एंटोजनिस्ट या फिर जो मेन कैरेक्टर बोल सकते हैं दैट इज़ मार्क एंटोनी। सो मार्क एंटोनी अ वंस ग्रेट रोमन जनरल, जो एक रोमन जनरल है। नाउ वो कंफ्यूज्ड है क्लियोपैट्रा और अपनी रोम के प्रति जो उसकी ड्यूटी है उसके बीच में कि उसे किसे फॉलो करना चाहिए। एंड वो नोबल है, पैशनेट है, बट वीक विल्ड है। वो जो है लव, ऑनर और लॉयलिटी के बीच में कंफ्यूज हो जाता है। लव वो जो कि क्लियोपैट्रा से करता है, ऑनर जो उसको रोम के जनरल होने के कारण उसकी एक प्रेस्टिजियस पोजीशन है, एंड लॉयलिटी जो उसकी वाइफ इतना सब कुछ पता चलने के बाद भी उसके लिए लॉयल है। तो इन सब में वो एक गुड डिसीजन नहीं ले पाता है। His tragic flaw is his inability to break free from his emotions. उसका जो सबसे बड़ा गलती है या कहना चाहिए उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है कि वो अपने इमोशंस से जीत नहीं पा रहा है एंड जो है मेक रैशनल डिसीजन और जो लॉजिकल डिसीजंस है वो नहीं ले पा रहा है, जिसकी वजह से उसका डाउनफॉल हमें देखने मिला है। Though he starts as a hero, his loss of Roman discipline causes him to descend into despair. भले ही स्टोरी में उसका स्टार्ट एज अ हीरो होता है, वो हीरो की तरह इसमें पोर्ट्रे किया जाता है, बट लास्ट में क्योंकि उसकी इनेबिलिटी, उसके डिसीजंस एंड उसका जो कैरेक्टराइजेशन जो चीज़ें हुई हैं थ्रू आउट द ड्रामा वो उसको डाउनफॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, उसकी इमेज को गिरा देती हैं। नेक्स्ट है क्लियोपैट्रा। सो क्लियोपैट्रा इज द क्वीन ऑफ इजिप्ट। तो क्लियोपैट्रा इजिप्ट की क्वीन है जो एंटनी से प्यार करती है। चार्मिंग, सिडक्टिव, क्लेवर बट ऑल्सो इनसिक्योर एंड मैनिपुलेटिव। तो क्लियोपैट्रा बताया जाता है, ड्रामा में बताया गया है कि शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वो सबसे सुंदर है बट काफ़ी इनसिक्योर है, वो एंटनी को लेके काफ़ी इनसिक्योर और पॉजेसिव रहती है। She fears losing Antony's love and uses her beauty and emotional appeals to hold on to him. तो उसको एक्चुअली काफ़ी डर रहता है कि कहीं वो एंटनी को खो ना दे, कहीं एंटनी वापस ऑक्टेविया के पास ना चला जाए, तो वो अपनी ब्यूटी और इमोशनल ड्रामा से जो है हमेशा एंटनी को अपने आसपास रखती है ताकि वो उससे दूर ना चला जाए। डिस्पाइट हर फॉल्स शी इज़ डिवोटेड टू एंटनी। भले वो कितनी भी गलत हो बट स्टिल उसका जो लव था एंटनी के लिए वो एकदम ट्रू था। एंड अल्टीमेटली जब उसने डेथ को चूज किया तो उसने ये प्रूव कर दिया कि सच में वो एंटनी से बहुत प्यार करती है। नाउ द थर्ड कैरेक्टर इज वेंटिडियस। वेंटिडियस एंटनीज लॉयल रोमन फ्रेंड एंड जनरल, जो मैंने बताया था कि वो एंटनी का काफ़ी अच्छा दोस्त है और आर्मी का लीडर भी है। रिप्रेजेंट्स रोमन ऑनर को रिप्रेजेंट करता है और वो काफ़ी डिसिप्लिन इंसान है क्योंकि वो सजेस्ट करता है, एडवाइस करता है एंटनी को वापस लाने के लिए, अपना एम्पायर संभालने के लिए। ही ट्राइज टू पुल एंटनी बैक, है ना। तो इसमें दिखाया गया कि वेंटिडियस जो उसका काफ़ी लॉयल फ्रेंड है वो उसको वापस से अपनी ड्यूटीज़ को ज्वाइन करने के लिए बोलता है
वापस से अपने किंगडम में आने के लिए बोलता है और वापस से अपनी वाइफ को एक्सेप्ट करने के लिए बोलता है। स्ट्रॉन्ग, ब्लंट एंड लॉयल बट अल्टीमेटली फेल्स टू सेव एंटनी फ्रॉम हिमसेल्फ। तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी अच्छा दोस्त बताया गया, बट स्टिल वो एट लास्ट में एंटनी की लाइफ सेव नहीं कर पाता है। ऑक्टेविया, ऑक्टेविया जो है वो वाइफ है एंटोनी की। सो एंटनीज लॉफुल रोमन वाइफ, नोबल है, वर्चुअस एंड डिग्निफाइड है। तो वो काफी नोबल है, वर्चुअस और डिग्निफाइड है, मतलब उसने कभी कोई ऐसा गलत काम नहीं किया या किसी गलत लोगों के साथ वो नहीं गई। वो एंटनी का जब उसको पता चलता है कि वो क्लियोपेट्रा के साथ है, स्टिल वो एंटनी को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है, माफ करने के लिए रेडी है, क्योंकि वो एंटनी के लिए काफी लॉयल है। She embodies Roman values of family and duty, but is ultimately rejected by Antony. But इतना अच्छा होने के बाद भी एंटनी उसको रिजेक्ट करता है, क्योंकि वो एट लास्ट में क्लियोपेट्रा को चूज करता है। एलेक्सस, ना एलेक्सस क्लियोपेट्रास कनिंग सर्वेंट एंड एडवाइजर। यहाँ पे एलेक्सस जो है क्लियोपेट्रा का काफी कनिंग मतलब चालू और चालाक सर्वेंट है। Manipulative and scheming, he tries to keep Antony and Cleopatra together for his own advantage. वो काफी मैनिपुलेटिव है, वो एंटनी और क्लियोपेट्रा को अपने मतलब के लिए जो है साथ में रखना चाहता था ताकि उसके मकसद पूरे हो सके। His tricks and false messages contribute heavily to the misunderstanding and tragic ending. अब इसमें जो ट्रेजिक एंडिंग दिखाई गई है जिसकी वजह से जो है ये दोनों के दोनों खत्म हो जाते हैं, दोनों की लाइफ एंड हो जाती है, इसमें कहीं ना कहीं एलेक्सिस का हाथ है, क्योंकि वो काफी चालू, काफी चालाक बताया गया है, जो अपने बेनिफिट के लिए काफी सेल्फिश है। वो सारी चीजें अपने बेनिफिट के लिए कर रहा है। नाउ डोलाबेला, नाउ डोलाबेला इज अ रोमन नोबलमैन एंड फ्रेंड टू एंटनी। डोलाबेला भी एक नोबल पर्सन है और एंटनी का फ्रेंड है। लॉयल, ऑनरेबल एंड सिंपैथेटिक, लॉयल है, ऑनरेबल है और सिंपैथेटिक है। ऑल्दो रॉन्गली सस्पेक्टेड फॉर लविंग क्लियोपेट्रा। अब यहाँ पे दिखाया गया है कि डोलाबेला पे एंटनी डाउट करता है कि वो जो है क्लियोपेट्रा को गलत नजरों से देखता है, बट यहाँ पे डोलाबेला जो है अपनी लॉयलिटी किसके लिए शो करता है? एंटनी के लिए। उसको बताता है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। सेरापियन, नाउ सेरापियन एक छोटा सा कैरेक्टर है जिसके बारे में अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे तो भी चलेगा, बट देख लेते हैं कि वो एक इजिप्शियन प्रीस्ट है जिसने एंटनी और क्लियोपेट्रा के डाउनफॉल को पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था, पहले ही बता दिया था कि इन दोनों का लास्ट में एंडिंग होने वाला है जो कि अच्छा नहीं होगा। ठीक है, सो समरी, सो द ट्रेजेडी अनफोल्ड्स एज पर्सनल डिजायर्स। तो ट्रेजेडी में एंटनी एंड क्लियोपेट्रा का लव को दिखाया गया है और उनकी जो पब्लिक ड्यूटीज है वो दिखाई गई है कि वो लव के कारण जो है एंटनी अपनी पब्लिक ड्यूटीज से किस तरह से पीछे हट रहा है। काफी कंफ्यूज होने के बाद भी एक वाइज डिसीजन वो नहीं ले पा रहा है जो उसकी डाउनफॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। Now themes, let's understand the themes. Love versus duty. अब इसमें जो है themes में, क्योंकि उसको कोई एक चीज चूज करनी है, या तो लव या तो ड्यूटी, क्योंकि वो एक रोमन जनरल है तो उसको वापस जाके अपनी ड्यूटी निभाना चाहिए, बट वो क्लियोपेट्रा से भी प्यार करता है। So the central conflict of the play, Antony is torn between his passionate love for Cleopatra and his public duty to Rome. तो वो इन दोनों ही चीज़ों के बीच काफ़ी confused है एंड लास्ट में जो है वो एक गलत डिसीजन लेता है कि वो क्लियोपेट्रा को ही चूज करता है, अपनी ड्यूटी को चूज नहीं करता है जो उसके डाउनफॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑनर एंड रेपुटेशन, एंटनी स्ट्रगल इज ऑल्सो अबाउट रिकवरिंग हिज लॉस्ट ऑनर, क्योंकि अब वो क्लियोपेट्रा के पास चला गया तो रोम के लोग उसको काफी नापसंद करने लगे, क्योंकि वो अपना वाइफ, अपना राज्य, अपनी ड्यूटी सब छोड़ के चला गया है। तो अब उसको अपना जो लॉस्ट ऑनर है, जो उसका ऑनर चला गया, उसको वापस से रीगेन करना है। इज कॉन्स्टेंटली रिमाइंडेड बाय वेंटिडियस एंड ऑक्टेविया, जिसमें वेंटिडियस और ऑक्टेविया बार बार उसको वापस आने के लिए बोल रहे हैं, अपना नाम वापस से जो है रीगेन करने के लिए बोल रहे हैं, बट क्योंकि वो काफी इमोशनल है तो वो क्लियोपेट्रा को नहीं छोड़ पा रहा है। तो ये इसकी वन ऑफ द मेजर थीम है। थर्ड है फेट एंड डेस्टिनी, द सेंस ऑफ इनएविटेबल डूम हैंग्स ओवर एंटनी एंड क्लियोपेट्रा। इनएविटेबल मतलब अनअवॉइडेबल, तो कुछ ऐसे अनअवॉइडेबल सिचुएशंस आ जा रही हैं जो एंटनी और क्लियोपेट्रा को एक दूसरे से दूर नहीं होने दे रही हैं। फ्रॉम सेरापियंस ओपनिंग प्रोफेसी टू द फाइनल डेथ्स, स्टार्टिंग में सेरापियन जो कि एक प्रीस्ट है जिसने पहले ही बता दिया था कि इनका काफी बुरे तरीके से एंड होगा, जो कि लास्ट में होता भी है। तो ये प्रोफेसी, ये प्रेडिक्शन, ये भविष्यवाणी यहाँ पर बताई गई है।
जो बताती है कि फेट और डेस्टिनी में इन लोग फंस चुके हैं। जेलेसी एंड मिसअंडरस्टैंडिंग, अब इसमें जेलेसी भी दिखाई गई है क्योंकि जैसे मैंने आपको एक कैरेक्टर यहाँ पे बताया था डोलाबेला, जिस पे शक करता है एंटनी कि ये क्लियोपैट्रा को गलत नज़रों से देखता है, मेरा दोस्त होने के बाद भी उससे प्यार कर रहा है। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पे दिखाई गई है। एंड फॉल्स मैसेजेस एंड सस्पिशंस ड्राइव एंटनी टू मेक रैश डिसीजंस, तो जिसकी वजह से यहाँ पे जो है एंटनी गलत डिसीजंस ले लेता है, जिससे उसका जो है रिलेशनशिप भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। एंड जो जेलेसी जो मैंने आपको बताया कि दिखाई है, और जो एलेक्सिस ने जो मेन रोल प्ले किया ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्रिएट करने में, तो ये यहाँ पे एक मेजर थीम बन के आई है। नाउ लॉयलिटी एंड बिट्रेयल, सो प्ले एक्सप्लोर्स लॉयलिटी बिटवीन लवर्स, फ्रेंड्स एंड रूलर्स, जहाँ पे जो है वेंटिडियस और एंटोनी को काफ़ी लॉयल फ्रेंड बताया गया है, एंड ऑक्टिविया का लव भी काफ़ी लॉयल था, तो लॉयलिटी बताई गई है। और बिट्रेयल जो कि एंटनी ने दिया था अपनी वाइफ को, अपने रोम को, जहाँ का वो जनरल था। ओके, तो ये दोनों ही इमोशंस यहाँ पे दिखाए गए, जहाँ पे लॉयलिटी भी शो हुई है एंड बिट्रेयल भी शो हुआ है। फॉल ऑफ ग्रेटनेस, एंटनी जो कि एक काफ़ी अच्छा, काफ़ी काबिल जनरल था, बट वो अपनी सारी ग्लोरी, अपना सारा ऑनर खो देता है बिकॉज ऑफ हिज रॉन्ग डिसीजंस। तो उसके रॉन्ग डिसीजंस की वजह से वो अपनी सारी इमेज को खो देता है, इसलिए उसको एक ट्रैजिक हीरो भी बोला गया है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट एवरीथिंग, जहाँ पे सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया, राइट। हमने थीम्स, समरी, कैरेक्टराइजेशन, ऑथर के बारे में, इंट्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। ब्लैंक वर्स मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, जिसमें राइम्स नहीं होती हैं, ओके, उसको ब्लैंक वर्स बोला जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा लिखा हुआ है जो आप पढ़ लेंगे। नेक्स्ट रिस्टोरेशन एज भी मैंने बताई थी, जब चार्ल्स II को राजा बनाया गया था, उस पीरियड को रेस्टोरेशन एज बोला जाता है। नेक्स्ट क्रिटिकल एनालिसिस बस थोड़ा सा बचा हुआ है, इसको हम एक बार देख लेते हैं। ड्राइडेंस आर्टिस्टिक एम, तो क्योंकि यहाँ पे दिखाया गया है कि जॉन ड्राइडन रोट ऑल फॉर लव एज अ रीवर्किंग, हमने देखा है कि वो शेक्सपियरियन का जो एंटोनियो क्लियोपैट्रा, उसी की रीटेलिंग है, उसी की आगे की स्टोरी को कंटिन्यू करके जॉन ड्राइडन ने बताया है। क्योंकि शेक्सपियर का प्ले है वो बहुत सारी लोकेशंस में पॉलिटिकल सीन में बताया गया, बट ड्राइडन ने सिर्फ एक ही लोकेशन को चूज किया, वन प्लेस एंड वन टाइम, एक ही जगह पे सारा स्टोरी को उसने कंबाइन कर दिया है। नेक्स्ट लैंग्वेज एंड स्टाइल, तो ड्राइडन ने जो है ब्लैंक वर्स यूज किया है, जिसमें राइम्स नहीं होती हैं, ठीक है। दिस मेक्स द डायलॉग फील मोर नेचुरल, जिससे उनके डायलॉग जो है काफ़ी नेचुरल और ड्रामेटिक लग रहे हैं, और उनकी लैंग्वेज जो है वो मेजर्ड है, बैलेंस्ड है और पॉलिश्ड है, जो समझने में काफ़ी आसान है और काफ़ी ईजी पड़ रही है लोगों को। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कॉन्फ्लिक्ट, तो जो कैरेक्टर है उनको काफ़ी केयरफुली बताया गया है, स्पेशली एंटनी का कैरेक्टर जो लव और ड्यूटी के बीच में फंसा हुआ है और एक वाइज डिसीजन नहीं ले पा रहा है। और जो क्लियोपैट्रा है वो काफ़ी सिडक्टिव, मतलब काफ़ी सुंदर लड़की बताई गई है, और वेंटिडियस जो है वो काफ़ी लॉयल फ्रेंड बताया गया है एंटनी का। और जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है वो एंटनी का पर्सनल स्ट्रगल पूरे स्टोरी में दिखाया गया कि वो लव और ड्यूटी के बीच में एक चीज़ को अच्छे से नहीं चूज कर पा रहा है। थीम्स एंड मॉरल रिफ्लेक्शन, जिसमें थीम है मैंने आपको बताया है, लव और ड्यूटी की है, ऑनर की है, ओके, फेट की है, फ्री विल, प्रोफेसी, ये सब इसकी थीम्स हैं। प्लेस इन लिटरेरी हिस्ट्री, तो इसको वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्ले बोला जाता है रेस्टोरेशन पीरियड का, वन ऑफ द बेस्ट प्ले बोला जाता है, ठीक है। देन फाइनल जजमेंट, सो कुछ मॉडर्न रीडर्स जो है इसको लेस रॉ और एक्सपेंसिव देन शेक्सपियर बताते हैं। ड्राइडेंस ऑल फॉर लव इज एडमायर्ड फॉर इमोशनल डेप्थ, तो वो अपनी इमोशनल डेप्थ, आर्टिस्टिक डिसिप्लिन और एलिगेंट क्राफ्टमैनशिप के लिए जाना जाता है। तो इस लाइन को आप इसी तरह अगर इसे लिख देंगे तो आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलेंगे, अगर आप इसको ऐसा ही पोर्ट्रे कर देंगे तो। या दिस वाज ऑल अबाउट ऑल फॉर लव, जिसमें हमने जो है सारी चीज़ें डिस्कस करी, ठीक है। हमने इसका थीम देखा, हमने इसका इंट्रो देखा, ऑथर के बारे में देखा, एंड क्रिटिकल एनालिसिस भी देखा है। नाउ अगर आपको इसका PDF भी चाहिए है तो वो भी आपको मिल जाएगा, ओके। एंड अगर आपको अच्छा लगा है या आप कोई और स्टोरी भी जानना चाहते हैं तो प्लीज़ डू लेट मी नो, तो मैं आपको उसमें बताऊंगी। प्लस ये जो शेक्सपियर ने एंटोनियो क्लियोपैट्रा है, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगी, ताकि आपको ये चीज़ और अच्छे से समझ में आए कि जो शेक्सपियर ने एंटोनियो क्लियोपैट्रा लिखा था वो एक्चुअली क्या था। तो उसी के आगे इसकी स्टोरी है, जॉन ड्राइडन ने लिखी है।
सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।